नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन खलखो आप सभी का खलखो क्लासेस के इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां शीर्षक देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भूगोल की एक बहुत ही खास और अहम विचारधाराओं के बारे में। यहाँ तीन अलग अलग शब्द के रूप में तीन अलग अलग विचारधाराएं आपको दिख रही हैं, जो कि क्रमशः भूगोल के आधारभूत विचारधाराओं में इनको शामिल किया जाता है। संभववाद, नियतिवाद और नवनियतिवाद के नाम से ये तीनों विचारधाराएं जानी जाती हैं और इसी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो देर न करते हुए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और साथ ही आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर हमारे खलखो क्लासेस का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर का लिंक डाउनलोड कर दिया है, जो कि हमारे खलखो क्लासेस ऐप का लिंक है। उसके अलावा अन्य बहुत सारे लिंक हैं जो कि आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहरहाल चलिए हम यहाँ शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले संभववाद लिखा हुआ है, किंतु मैं नियतिवाद के बारे में पहले आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि नियतिवाद की अवधारणा थी या जो परिकल्पना थी, इसे हम सिद्धांत भी कह सकते हैं, ये पहले आई थी और इसके बाद संभववाद की एक विचारधारा चल निकली थी। यहाँ दोस्तों संभववाद और नियतिवाद इन दोनों को हम परस्पर शामिल करके देखेंगे और यहाँ पर दरअसल जन्म होता है द्वैधता का, अर्थात परस्पर प्रतिद्वंदिता। यहाँ मैंने प्रतिद्वंदिता लिखा हुआ है, आप इसे द्वैधता भी कह सकते हैं। बात तकरीबन 18वीं शताब्दी की है। 18वीं शताब्दी जब भूगोल का विकास अपने उन्नत अवस्था पर था और हम कह सकते हैं कि आधुनिक भूगोल का विकास अपने उस मुकाम पर पहुंच रहा था जहां से आप वर्तमान स्वरूप में भूगोल विषय को देखते हैं। दोस्तों 17वीं 18वीं शताब्दी का वह कालखंड जब माना जाता है कि नियतिवाद की अवधारणा ने जन्म लिया। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल, यहाँ आप नाम देख पा रहे हैं, फ्रेडरिक रैटजेल जिन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है और मुख्य तौर पर नियतिवाद की जो विचारधारा थी इसे प्रतिपादित करने का श्रेय इन्हीं रैटजेल महोदय को ही जाता है। वहीं उसके साथ ही हम देखते हैं नियतिवाद की जो संकल्पना थी इसे काफी प्रबल बनाने का काम, या हम कह सकते हैं भूगोल विषय में मजबूती के साथ स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया था तो उसमें कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल का नाम भी काफी प्रमुखता से लिया जाता है। और एलन चर्चिल सैंपुल जो थी वो फ्रेडरिक रैटजेल की शिष्या मानी जाती हैं। तो नियतिवाद की ये विचारधारा वास्तव में थी क्या? तो कहा जाता है कि इस विचारधारा में मानव को कोई खास महत्व तो नहीं दिया गया था और यहाँ पर प्रकृति की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया था। और एक तरह से कह सकते हैं कि वास्तव में पृथ्वी पर समस्त चीजों पर नियंत्रण अंतिम रूप से प्रकृति का है, यहाँ तक कि मानव पर भी नियंत्रण पूर्णतः प्रकृति का है। प्रकृति की श्रेष्ठता के विषय में कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल का एक पुस्तक है और उसमें जो कहे गए कथन है वो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, काफी चर्चित रहे हैं। एनवायरमेंटल जियोग्राफी ऑफ, यहाँ पुस्तक के बारे में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आपको मैं पुस्तक का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल के अनुसार मानना था कि प्रकृति जो है वो मानव के श्वास से लेकर उसके कण कण में विद्यमान है और मानव का जन्म और मृत्यु से लेकर अंतिम समय तक मानव प्रकृति से ही जकड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रकृति को पूरी तरीके से हम कह सकते हैं श्रेष्ठता की ओर ले जाने का एक प्रयास था। दोस्तों रैटजेल और कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल नियतिवाद के प्रमुख अग्रणी भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। कुछ अन्य विद्वान भी थे जिसे मैं अगली वीडियो में आपको क्रमशः बताऊंगा। यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ बेहद संक्षिप्त रूप में नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद के बारे में।
अगले वीडियो पे जब हम आएंगे तो इस पर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। नियतिवाद, जिसे कि हम डिटरमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। डिटरमिनिज्म की अवधारणा या फिर इसकी थ्योरी जो आई थी, इसके बाद एक दूसरी विचारधारा जन्म लेती है भूगोल विषय में, जो कि संभववाद के नाम से जानी जाती है। यहाँ एक बात आपको बताना जरूर चाहूँगा मैं कि नियतिवाद की जो अवधारणा है, इसका विकास मुख्य तौर पर जर्मनी में हुआ था और कहा जाता है कि ये एक जर्मन विचारधारा है। जर्मन विचारधारा से प्रेरित है नियतिवाद। वहीं जर्मन विचारधारा के बिल्कुल विपरीत एक दूसरी विचारधारा जन्म लेती है, जिसे हम कहते हैं फ्रांसीसी विचारधारा। दोस्तों, फ्रांसीसी विचारधारा की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसियों का जो मत था भूगोल विषय के बारे में और प्रकृति और मानव का जो संबंध है इसके बारे में, तो ये बिल्कुल जर्मन विचारधारा से विपरीत मानी जाती है। और फ्रांसीसी विचारधारा के अनुसार कहा जाता है कि मानव जो है वो प्रकृति पर पूर्णतः नियंत्रणकारी भूमिका निभाता है। कहने का तात्पर्य है कि मानव जो है वो पूरी तरीके से श्रेष्ठ है और प्रकृति में समस्त प्रकार के काट छांट करने में, हेर फेर करने में मानव सक्षम है और वह प्रकृति में संपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। ये एक विचारधारा थी जिसे हम संभववाद की विचारधारा के नाम से जानते हैं और मुख्य तौर पर संभववाद की विचारधारा एक फ्रांसीसी विचारधारा मानी जाती है। इस विचारधारा के बारे में हम कुछ और तथ्य देखते हैं तो कहा जाता है कि संभववाद शब्द का प्रथम प्रतिपादन जो किया था वो फेब्रे महोदय ने किया था। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ फ्रांसीसी विचारधारा है तो ये फ्रांस के विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे। उसके अलावा जिम ब्रून्स महोदय ने इस विचारधारा को और मजबूती के साथ भूगोल विषय में स्थापित किया। उसके अतिरिक्त हम देखें तो विडाल डीला ब्लास का नाम काफी प्रमुखता के साथ लिया जाता है। संभवतः फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में सबसे बड़े विद्वानों में गिनती होती है विडाल डीला ब्लास की, और ये संभववादी विचारधारा के काफी कट्टर समर्थक माने जाते हैं। दोस्तों, यह वो कालखंड था जब नियतिवाद और संभववाद की जो परस्पर द्वंद्वता थी वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और आवश्यकता इस बात की थी कि यदि भूगोल विषय का विकास बेहतर तरीके से करना है तो इन दोनों के बीच का एक संतुलित मार्ग ढूंढना ही होगा, क्योंकि सभी जानते थे कि ना तो मानव पूरी तरीके से श्रेष्ठ है और ना ही प्रकृति को हम संपूर्ण श्रेष्ठता का दर्जा दे सकते हैं। तो इसके मध्य का एक संतुलित मार्ग निकलना आवश्यक था। यहाँ दोस्तों 18वीं शताब्दी समाप्त होती है और 19वीं शताब्दी का आगमन होता है। 19वीं शताब्दी में आप पाएंगे कि एक नई विचारधारा का जन्म होता है। यह नई विचारधारा जानी जाती है नव निश्चयवाद के नाम से, जिसे हम रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। आप देख पा रहे हैं रुको और जाओ निश्चयवाद या स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। इसे एक और नाम से आप जानेंगे नियो डिटरमिनिज्म के नाम से। ये विचारधारा वास्तव में कहती क्या है, तो इसे बताने से पहले आपको बता दूं कि नियतिवाद की जो विचारधारा है ये प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने मानव प्रजाति के क्षेत्र में काफी अहम कार्य किया था, ग्रिफिथ टेलर महोदय का ये शब्द है नवनियतिवाद और इन्हें ही नवनियतिवाद का प्रतिपादक माना जाता है। तो इसे आप मान सकते हैं कि यह एक अमेरिकी विचारधारा है। चूंकि अमेरिका में विकसित हुआ था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, स्वाभाविक तौर पर इसे हम अमेरिकी विचारधारा का नाम देंगे। तो यहाँ भूगोल विषय के क्षेत्र में 3 अहम विचारधाराएं निकल कर आती हैं, जो कि जर्मन विचारधारा नियतिवाद, फ्रांसीसी विचारधारा संभववाद और अमेरिकी विचारधारा नवनियतिवाद। नवनियतिवाद के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो नियतिवाद की परिकल्पना थी उसके थोड़ा सा हटके नवनियतिवाद जो है उसके अनुसार कहा जाता है कि प्रकृति निश्चित तौर पर सर्वश्रेष्ठ भूमिका में है और प्रकृति ही सर्वोच्च है, किंतु कहीं न कहीं कुछ मात्रा में मानव भी
प्रकृति में हस्तक्षेप करने हेतु स्वतंत्र है और उसे यह स्वतंत्रता स्वयं प्रकृति ने ही प्रदान की हुई है। तो यह एक विचारधारा है जिसके अनुसार मानव और प्रकृति को आपस में संतुलित करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से ये तीनों भूगोल की आधारभूत विचारधाराओं के रूप में स्थापित है और भूगोल विषय का आधुनिक विकास अगर हम कहें तो इन्हीं तीनों विचारधाराओं के इर्द गिर्द ही निर्मित हुआ है। तो बहरहाल आज के लिए ये संक्षिप्त सा एक क्लास था मेरा। उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को अनिवार्य तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। चलिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।